हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th इंग्लिश वुवन वर्ड्स बुक की 6th शॉर्ट स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कंटिनेंट। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है क्लास 11th की वुवन वर्ड्स बुक की प्लेलिस्ट का। तो उसमें आपको इसके दोनों पार्ट्स और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के वो सारे के सारे मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में वो लिंक चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके जो आज हम वीडियो में कवर करेंगे जितना भी चैप्टर, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 75 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज पेज नंबर 76 से कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और हमने पढ़ा था कि माला का जो लेटर है वो उसने देख लिया है, उस नरेटर ने चेक कर लिया है। अब उसके आगे है आई वॉज नॉट टच्ड बाय हर वर्ड्स। नरेटर आगे बताते हैं कि मुझे माला के वर्ड्स इतने टच नहीं किए, यानी कि मेरे दिल को इतने नहीं छुए। वी हैड स्पेंट ओनली अ हैंडफुल ऑफ डेज इन ईच अदर्स कंपनी। अब आगे वो बताते हैं कि हमारी शादी के लगभग 6-7 दिन तो मैं उसके साथ रहा था, तो हम दोनों जो हैं इतने ज़्यादा एक दूसरे के आदी नहीं हुए हैं कंपनी के, ना ही हमने ज़्यादा समय बिताया है। एंड येट वी वर बाउंड टुगेदर, लेकिन फिर भी हम जो हैं एक दूसरे में अब बंध चुके हैं बंधन में। फॉर 6 weeks शी हैड worn एन आयरन बैंगल ऑन हर रिस्ट एंड अप्लाइड वर्मिलन पाउडर टू द पार्ट इन हर हाफ टू सिग्निफाई टू द वर्ड दैट शी वॉज अ ब्राइड। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन 6 हफ्ते से उसने अपने हाथों में, अपनी कलाई में जो दुल्हन वाला जोड़ा होता है, जो दुल्हन की जो चूड़ियाँ होती हैं वो पहनी हुई हैं, और साथ ही साथ उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है। यहाँ हाफ है, ये ध्यान रखिएगा। माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है जिससे कि ये पता लगता है दुनिया को कि वो जो है वो शादीशुदा है। इन दो 6 weeks आई रिगार्डेड हर अराइवल एज आई वुड द अराइवल ऑफ अ कमिंग मंथ और अ सीजन, समथिंग इनएविटेबल बट मीनिंगलेस एट द टाइम। अब उन 6 हफ्तों में मैंने उसका इस तरह से इंतज़ार किया था जैसे कि कोई मतलब आने वाले नए सीज़न का, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो कोई सर्दी का वेट करता है आने में, उस तरह से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। समथिंग इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है कुछ ऐसी चीज़ जिसे होने से रोका ना जा सके, यानी कि हमारी शादी हो चुकी थी तो हमें एक साथ रहना था, इस चीज़ को हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते थे। सो लिटिल डिड आई नो हर दैट वाइल डिटेल्स ऑफ हर फेस समथिंग रोज टू माई मेमरी आई कुड नॉट कंजर अप द होल ऑफ इट। अब वो आगे बताते हैं कि वो मेरे मेमोरी में थोड़ी बहुत ही रही थी, ज़्यादा नहीं आई थी अभी तक, और मुझे उसका फेस भी अभी अच्छे से ध्यान नहीं हुआ है। आई कुड नॉट कंजर अप द होल ऑफ इट, मतलब उसकी जो वो किस तरह से दिखती है, ये मेमोरी जो है मेरे माइंड में क्रिएट नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग द लेटर एज आई वॉज वॉकिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग I saw an Indian woman on the other side of Massachusetts Avenue wearing a sari with its free and nearly dragging on the footpath and pushing a child in a stroller. अब आगे वो बताते हैं कि मेरे को जब उसका लेटर मिला था, माला का लेटर मिला था, उसके कुछ दिनों बाद ही मैं क्या है सड़क पर चल रहा था सुबह, अपने मतलब घूमने के लिए निकला हुआ था। तब मैंने देखा कि एक इंडियन लेडी जो है वो मैसाचुसेट्स एवेन्यू के एक साइड में चल रही है रोड पर। उसने साड़ी पहनी हुई है जिसका जो पल्लू है वो लगभग फुटपाथ पर ऐसे झाड़ू लगाता सा लटक रहा है, और वो क्या है एक बच्चे को एक स्ट्रोलर में ले जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे मैं तो पींगा बोलता हूँ उसे, जिसे आप झूला बोलते हैं, ये कह सकते हैं हम, जो टायर वाला झूला होता है। एन अमेरिकन वुमेन विद अ स्मॉल ब्लैक डॉग ऑन अ लीश वॉज वॉकिंग टू वन साइड ऑफ हर। और साथ ही साथ जिस तरफ से वो वुमेन चलकर आ रही है, साड़ी वाली वुमेन, उसके साथ ही एक अमेरिकन वुमेन जो है वो एक छोटे से ब्लैक कलर के कुत्ते के साथ चलती हुई आ रही है जिसे कि उसने रस्सी से बांधा हुआ है। डॉग ऑन ए लीश, लीश क्या होता है, डोरी या रस्सी से बंधा होना। तो उस कुत्ते के गले में क्या है, पट्टा है, यानी कि डोरी से बांध रखा है उसको, और वो उनके साथ साथ ही चलती हुई आ रही है पीछे से। सडनली द डॉग बिगन बार्किंग, अब अचानक से कुत्ते को पता नहीं क्या हुआ और वो भौंकने लग गया।
From the other side of the street, I watched as the Indian woman stopped in her path, at which point the dog leaped up and seized the end of the sari between its teeth. अब नरेटर बताते हैं कि मैं दूसरी तरफ सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा होकर ये सारा कुछ देख रहा था, और तभी वो इंडियन वुमेन थी वो अचानक से रुकी, और जो डॉग है उसने उस इंडियन वुमेन की जो साड़ी का पल्लू है वो अपने दांतों में जकड़ लिया था किसी ना किसी तरह से. The American woman scolded the dog, appeared to apologize, and walked quickly away, leaving the Indian woman to fix her sari in the middle of the footpath and quiet her crying child. अब जो अमेरिकन वुमेन थी उसने अपने कुत्ते को डांटा और कहा कि इनसे सॉरी मांगो, और फिर क्या है वो जल्दी से वहाँ से चली गई ताकि जो इंडियन वुमेन है वो अपनी साड़ी फुटपाथ पर अपने आप ठीक करे और अपने बच्चे को भी चुप कराए. शी डिड नॉट सी मी स्टैंडिंग देयर एंड इवेंचुअली शी कंटिन्यूड ऑन हर वे. अब क्या होता है, वो इंडियन वुमेन होती है, उसने मुझे नहीं देखा था दूसरे छोर पर, सड़क के दूसरे किनारे पर, और उसने क्या किया, अपना चलना फिर से कंटिन्यू किया. सच अ मिसहैप, आई रियलाइज दैट मॉर्निंग वुड सीन बी माई कंसर्न. अब आगे वो बताते हैं सच अ मिसहैप यानी कि कैसी ये अजीब सी दुर्घटना है. आई रियलाइज दैट मॉर्निंग, मैंने ये सुबह महसूस किया, वुड सीन बी माई कंसर्न, और इससे क्या है मेरी भावनाएं जो है वो जाग उठी थी. अब किस लिए भावनाएं जाग उठी थी अब आगे हमें पता लगेगा. आई वॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माला, क्योंकि अब उसने इंडियन वुमेन को देखा था जिसकी साड़ी का पल्लू लटक रहा था, तो अब ये माला की टेक केयर करना भी, माला का ध्यान रखना भी इसी की ड्यूटी थी नरेटर की. टू वेलकम हर एंड प्रोटेक्ट हर, उसका वेलकम करना, उसका ध्यान रखना. आई वुड हैव टू बाय हर हर फर्स्ट पेयर ऑफ स्नो बूट्स, हर फर्स्ट विंटर कोट. अब नरेटर की ही ये ड्यूटी थी, ये नरेटर खुद बता रहे हैं कि मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं माला को उनके पहले स्नो बूट्स लेकर दूं, यहाँ पर उनका जो विंटर कोट है नया वो लेकर दूं. आई वुड हैव टू टेल हर विच स्ट्रीट टू अवॉइड, विच वे द ट्रैफिक केम, टेल हर टू wear her साड़ी so that the free end did not drag on the footpath. अब नरेटर आगे बताते हैं कि ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं माला को बता दूं कि कौन सी सड़क से नहीं जाना है, किस सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वहाँ अवॉइड करना चाहिए जाना, और उसे ये भी बताना मेरी जिम्मेदारी है कि साड़ी का जो पल्लू है वो किस तरह से बांधे कि वो सड़क पर ना लटके. अ 5 mile सेपरेशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, आई रिकॉर्ड विद सम इरिटेशन, हैज़ कॉज्ड हर टू वीप. अब आगे ये बताते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तब वो अपने माता पिता से 5 मील की दूरी पर हमारे वो कलकत्ता वाले घर में थी. ये चीज़ मुझे आज भी याद है, और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है, लेकिन जब भी वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी 5 मील दूर रहते हुए, फिर भी वो रोने लग जाती थी. अनलाइक माला, आई was used to it all by then, used to cornflakes and milk, used to Helen's visit, used to sitting on the bench with Mrs. Croft. अब वो कहते हैं कि माला का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों का आदी हो चुका हूँ. किस किस चीज़ का, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स का पूरा समय, और हेलन के हमारे घर आने का यानी कि उस रेंटल हाउस में आने का, और उसके अलावा क्या किस चीज़ का आदी है वो, मिसेस क्रॉफ्ट के साथ शाम को इवनिंग में बेंच पर बैठने का. द ओनली थिंग आई वॉज नॉट यूज टू वॉज माला, लेकिन जिस चीज़ का मैं आदी नहीं हूँ वो अभी तक क्या है, मेरी वाइफ है माला. नेवर द लेस आई डिड वट आई हैड टू डू. अब जो भी हो चलो जैसा भी है, लेकिन जैसा करना चाहिए था मैं आज तक वैसा ही करता आ रहा हूँ. आई वेंट टू द हाउसिंग ऑफिस एट MIT एंड फाउंड अ furnished apartment a few blocks away with a double bed and a private kitchen and bath for $40 a week. अब वो बताते हैं कि मुझे मेरी वाइफ के लिए भी रहने की जगह ढूंढनी थी, तो मैंने हाउसिंग ऑफिस में ही, मतलब MIT के अंदर एक हाउसिंग ऑफिस में गया, और वहाँ पर मैंने एक अपार्टमेंट जो है हमारे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था वो बुक कर लिया, और उसका रेंट कितना था, $40 हर एक हफ्ते का, जिसमें डबल बेड था, प्राइवेट किचन था और प्राइवेट बाथरूम भी था. One last Friday, I handed Mrs. Croft eight $1 bills in an envelope, bought my suitcase downstairs, and informed her that I was moving. अब अगले ही दिन, मतलब मैंने मतलब फ्राइडे का टाइम था, मैंने उन्हें 8 $1 के नोट दे दिए थे एक एनवेलप के अंदर, बॉट माई सूटकेस डाउन, और उन्हें बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा सूटकेस नीचे ले आया था, और उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. शी पुट माई की इनटू हर चेंज पर्स. अब उन्होंने उस घर की जो दूसरी चाबी थी वो मेरे से लेकर अपने पर्स में डाल ली. द लास्ट थिंग शी आस्क्ड मी टू डू वॉज टू हैंड हर द केन propped against the table so that she could walk to the door and lock it behind me. अब लास्ट चीज़ जो उन्होंने मुझसे कही करने के लिए वो क्या थी,
कि बेटा जी आप ना वो छड़ी पड़ी है टेबल के साथ, टेबल के सारे, वो मुझे ला दो ताकि आप जब यहाँ से जाओगे तो मैं डोर को लॉक कर सकूँ आपके पीछे से। गुड बाय देन, और फिर गुड बाय बोल दिया। शी सैड एंड रिट्रीटेड बैक इन टू द हाउस। अब ऐसा बोलकर और फिर वो वापस से घर में आ गई। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी डिस्प्ले ऑफ इमोशंस बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑल द सेम। अब मैंने इस तरह के मतलब कोई इमोशंस की तो एक्सपेक्टेशन की ही नहीं थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हुआ था। आई वॉज ओनली अ बॉर्डर, क्योंकि मैं वहाँ पर एक मतलब रहने के लिए आया था सिर्फ। अ मैन हु पेड हर अ बिट ऑफ मनी एंड पास्ड इन एंड आउट ऑफ हर होम फॉर 6 वीक, जो कि वहाँ पर उनके घर पर सिर्फ 6 हफ्ते रहा है, वो भी पैसे देकर रहा है। मतलब पैसे देता था और वहाँ रहता था सिर्फ। कंपेयर टू अ सेंचुरी इट वॉज नो टाइम एट ऑल। और अगर उनके लिए बात करें तो यार उन्होंने 100 साल निकाल दिए अपनी लाइफ में, तो उनके लिए मेरे साथ बिताए 6 हफ्ते तो क्या ही होंगे फिर। तो वो इतना क्यों सोचेंगी ज़्यादा, ये चीज़ें नरेटर के दिमाग में आ रही हैं। एट द एयरपोर्ट आई रिकॉग्नाइज माला इमीडिएटली। अब बात आती है एयरपोर्ट की, तो जैसे ही मैं माला को एयरपोर्ट पर लेने गया मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। द फ्री एंड ऑफ अ साड़ी डिड नॉट ड्रैग ऑन द फ्लोर बट वॉज ड्रैप्ड इन अ साइन ऑफ ब्राइडल मोडेस्टी ओवर हर हेड, जस्ट एज इट हैड ड्रैप्ड माई मदर अंटिल द डे माई फादर डाइड। अब आगे वो बताते हैं कि माला की साड़ी का जो पल्लू है वो तो नहीं लटक रहा था, लेकिन उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो एकदम ब्राइडल वाली सी चमकीली सी साड़ी पहनी हुई थी, जैसे न्यूली मैरिड ब्राइडल पहनती हैं, जो कि बताती थी कि वो ब्राइडल है यानी कि शादीशुदा है। उसके माथे में सिंदूर भी था और वो इस तरह से तैयार होकर रह रही थी जैसे कि मेरी मम्मी रहती थी मेरे पिताजी के जिंदा होने तक। Her thin brown arms were stacked with gold bracelet. A small red circle was painted on her forehead, and the edges of her feet were tinted with a decorative red dye. अब आगे वो बताते हैं कि मेरी जो वाइफ है माला, उनकी जो ब्राउन सी बाजू थी उसमें क्या है गोल्ड कलर के ब्रेसलेट उन्होंने पहन रखे थे, साथ ही साथ माथे पर उनके एक बिंदी लगी हुई थी और उनके जो पैरों के किनारे थे उस पर क्या है रेड डाई यानी कि मेहंदी कह सकते हैं आप, कि मेहंदी लगी हुई थी उनके पैरों पर। आई डिड नॉट एम्बेरस हर और किस हर और टेक हर हैंड। अब ना ही मैंने उन्हें एम्बेरस किया, ना ही वहाँ पर मिलने पर उन्हें किस किया और ना ही उनका हाथ पकड़ा। इंस्टीड आई आस्क्ड हर स्पीकिंग बंगाली फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इफ़ शी वॉज हंग्री। और ये सब करने के बजाय मैंने उनसे पहली बार अमेरिका के अंदर बंगाली बोलते हुए पूछा कि क्या आपको भूख लगी है। आई टोल्ड हर आई हैड प्रिपेयर्ड एग करी एट होम, वट डिड दे गिव यू टू ईट ऑन द प्लेन। अब मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए घर पर एग करी बनाकर रखी हुई है और फिर मैंने उससे पूछा कि उन्होंने तुम्हें प्लेन में खाने के लिए क्या दिया। आई डिडंट ईट। अब माला बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा, तो नरेटर पूछता है कि पूरे रास्ते कैलकाटा से कुछ नहीं खाया। द मेन्यू सैड ऑक्सटेल सूप। तो माला बताती है कि मेन्यू में लिखा हुआ था कि वो जो बैल की पूंछ का सूप है वो वहाँ पर मेन्यू में था, बट श्योरली देयर वर अदर आइटम्स। तो नेटर कहता है कि बाकी आइटम्स भी तो होंगी वहाँ पर उसमें मेन्यू में। द थॉट ऑफ ईटिंग एन ऑक्स टेल मेड मी लूज माई एपेटाइट। तो अब माला बताती है आगे कि मैंने जैसे ही वो ऑक्सटेल का सूप पड़ा था तो वहीं पर मेरे मतलब जो खाने की इच्छा थी, खाने की जितनी भी भूख थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। When we arrived home, Mala opened up one of her suitcases and presented me with two pullover sweaters, both made with bright blue wool, which she had knitted in the course of a separation. One with V-neck, the other covered with cables. अब आगे वो बताते हैं कि जब हम नरेटर बताता है कि जब हम घर पहुंचे तो माला ने अपना सूटकेस वगैरह खोला, बैग खोला और उसमें से 2 स्वेटर निकाले और वो दोनों स्वेटर जो थे वो ब्राइट ब्लू कलर के वूल से बने हुए थे, जो कि उसने जब हम अलग हुए थे शादी के बाद यानी कि जब मैं यहाँ पर आ गया था अमेरिका में, तब उसने पीछे से वहाँ पर ये दोनों बनाए थे। एक तो था वी नेक का यानी कि वी गले का और दूसरा जो था वो केबल्स का था। केबल्स का आप इस तरह से कह सकते हो कि मतलब वो डोरियों से बंधा हुआ सा था, इस तरह का उन्होंने बनाया था। आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने उन्हें ट्राई किया। बोथ वर टाइट अंडर द आर्म्स, लेकिन दोनों के दोनों जो थे वो बाजुओं के पास से, आर्म्स के पास से कुछ टाइट थे। शी हैड ऑल्सो बॉट मी 2 न्यू पेयर्स ऑफ ड्रॉ स्ट्रिंग पैजामास, अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर एंड अ पैकेट ऑफ लूज दार्जिलिंग टी। अब आगे वो बताता है कि माला ने मेरे लिए 2 नए पजामे भी लिए थे, नाड़े वाले 2 पजामे लिए थे
वो भी मुझे दिए। उसके अलावा मेरे भाई का लेटर था वो भी मुझे दिया, और साथ ही साथ वो दार्जिलिंग से चाय पत्ती का एक पैकेट लेकर आई थी लूज़, वो भी मुझे दिया। आई हैड नो प्रेजेंट फॉर हर अपार्ट फ्रॉम द एग करी, लेकिन मेरे पास तो उसे सिर्फ एग करी के अलावा गिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। वी सेट एट अ बेयर टेबल, तो हम दोनों एक चौड़ी सी टेबल पर बैठ गए, ईच ऑफ अस स्टेयरिंग एट आवर प्लेट्स, और फिर हम दोनों अपने जो प्लेट्स हैं उसे देखते रहे। वी एट विद आवर हैंड्स, अनदर थिंग आई हैड नॉट येट डन इन अमेरिका, और तब हमने दोनों ने अपने हाथ से वो एग करी खाई, जो कि पहली बार मैंने ये काम भी अमेरिका में पहली बार किया था, हाथ से एग करी खाना। द हाउस इज़ नाइस शी सैड, ऑल्सो द एग करी। अब माला बोलती है कि ये घर अच्छा है और जो आपने एग करी बनाई वो भी अच्छी है। विद हर लेफ्ट हैंड शी हेल्ड इट द एंड ऑफ हर साड़ी टू हर चेस्ट सो इट वुड नॉट स्लिप ऑफ हर हेड। अब उन्होंने, माला ने जो है अपने लेफ्ट हैंड से साड़ी जो है अपने चेस्ट तक कवर कर ली, ताकि वो उनके सिर से पल्लू जो है वो नीचे ना आ जाए। आई डोंट नो मैनी रेसिपीज़, तब आगे जवाब देता है कि मुझे कोई ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं पता। शी नोडेड, उसने भी सीरियल आया, पीलिंग द स्किन ऑफ हर ईच ऑफ हर पोटैटोज बिफोर ईटिंग दैम, और साथ ही साथ क्या है, पोटैटोज़ को खाने से पहले उनकी जो स्किन थी, उनका जो छिलका था वो उन्होंने पील किया, उसे उतारा। एट वन पॉइंट द साड़ी स्लिप्ड ऑफ हर शोल्डर्स, शी रीएडजस्टेड इट एट वंस। अब एक क्षण क्या हुआ, उनकी जो साड़ी थी वो उनके सिर से शोल्डर्स तक आ गई, और फिर माला ने उसे दोबारा से एडजस्ट किया। देयर इज़ नो नीड टू कवर योर हेड आई सेड, आई डोंट माइंड, इट डजेंट मैटर हेयर। तो आगे नरेटर बोलता है कि अरे तुम सिर पर पल्लू रख रही हो, ऐसा सिर पर पल्लू रखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता और मुझे कोई इससे दिक्कत भी नहीं है। शी केप्ट इट कवर्ड एनीवे, लेकिन माला ने वो अपना जो पल्लू था वो ढके रखा सिर से, यानी कि सिर को जो पल्लू से ढके रखा। आई वेटेड टू गेट यूज टू हर प्रेजेंस एट माई साइड, at my table and in my bed, but a week later we were still strangers। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं उसका आदी होऊंगा, कब वो मेरे साथ सोती है, मेरे साइड में बैठती है, उसकी प्रेजेंस का मैं कब आदी होऊंगा, वो मेरे टेबल पर साथ बैठती है, मेरे बेड पर मेरे साथ सोती है। ये एक हफ्ता बीत गया, हम फिर भी स्ट्रेंजर्स हैं। मैं वेट कर रहा था कि हम कब आदी होंगे एक दूसरे के। आई स्टिल वॉज नॉट यूज टू कमिंग होम टू एन अपार्टमेंट दैट स्मेल्ड ऑफ स्टीम्ड राइस and finding that the basin in the bathroom were always wiped clean, our two toothbrushes lying side by side, a cake of pear soup from India resting in the soup dish। okay, तो आगे नरेटर बताते हैं कि मैं अभी तक इन चीज़ों का आदी नहीं हुआ था कि मैं जब घर पर आऊँ तो मतलब उबले हुए चावल पक रहे हों, ऐसी सी स्मेल मुझे आए। उसके अलावा जो बेसिन है, मतलब जो वॉश बेसिन है, और जो बाथरूम है वो पूरा अच्छे तरह से साफ़ मिले मुझे। उसके अलावा 2 टूथब्रश जो हैं वो एक साथ टंगे हों। उसके अलावा जो सोप डिश है, यानी कि सोप रखने वाली जगह होती है, साबुन रखने वाली, उसमें एक इंडिया से लाया हुआ पियर्स का सोप पड़ा हो। इन सभी चीज़ों की मुझे अभी आदत नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट यूज टू द फ्रेगरेंस ऑफ द कोकोनट ऑयल शी रब्ड एवरी अदर नाइट इन टू हर स्काल, और द डेलिकेट साउंड हर ब्रेसलेट मेड एज शी मूव्ड अबाउट द अपार्टमेंट। अब इसके अलावा वो कोकोनट ऑयल लगाती थी अपने सिर की जड़ों में, मैं उस चीज़ का भी आदी नहीं हुआ था, उसकी खुशबू का भी। और उसके अलावा जो उसके ब्रेसलेट्स हैं, जब भी वो पूरे अपार्टमेंट में चलती थी तो उसके ब्रेसलेट्स की जो खनखनाहट थी वो भी आती थी, तो उस साउंड का भी मैं आदी नहीं हुआ था अभी। इन द मॉर्निंग्स शी ऑलवेज अवेक बिफोर आई वॉज, अब सुबह के समय वो मेरे से पहले ही उठी होती थी। द फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई केम इनटू द किचन शी हैड हीटेड अप द leftovers and set a plate with a spoonful of salt on its edge on the table, assuming I would eat rice for breakfast as most Bengali husbands did। अब अगली सुबह क्या हुआ, मतलब पहली सुबह क्या हुआ, जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि माला ने जितने भी रात के चावल बचे हुए थे उन सभी को तड़का लगा दिया था अच्छे से, और साथ में मतलब टेबल पर रख दिया था, और उसके साथ कुछ नमक भी रख दिया था। और वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे बाकी बंगाली हस्बैंड्स सुबह सुबह नाश्ते में चावल लेते हैं, मैं भी वैसे ही नाश्ते में चावल लूँगा। आई टोल्ड हर सीरियल वुड डू, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई केम इनटू द किचन शी ऑलरेडी poured द कॉर्नफ्लेक्स इनटू माय बाउल। अब मैंने उसे बता दिया कि मैं ये सुबह सुबह चावल या अनाज या गेहूं वगैरह खाने का आदी नहीं हूँ, तो अगली सुबह उसने क्या किया, पहले से ही मेरे बाउल में कॉर्नफ्लेक्स डालकर रख दिए थे। वन मॉर्निंग शी वॉकड विद मी डाउनस्टेयर्स मैसाचुसेट्स एवेन्यू टू MIT
वेयर आई गेव हर शॉर्ट टूर ऑफ द कैंपस। अब एक सुबह क्या हुआ, वो मेरे साथ मैसाचुसेट्स एवेन्यू से लेकर MIT तक घूमने के लिए आ गई, जहाँ पर मैंने उसे अपना पूरा कैंपस का एक छोटा सा टूर करवाया। ऑन द वे शी स्टॉप्ड एट द हार्डवेयर स्टोर एंड आई मेड अ कॉपी ऑफ द की सो दैट शी कुड लेट हर सेल्फ इन टू द अपार्टमेंट। अब वहाँ से हम एक हार्डवेयर स्टोर पर गए, जहाँ पर मैंने घर की चाबी की एक कॉपी बनवा ली थी, यानी कि मतलब एक और चाबी बनवा ली थी, ताकि माला कभी भी अपार्टमेंट से बाहर जा सके आराम से, बिन उसे दिक्कत ना हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क शी आस्क्ड मी फॉर अ फ्यू डॉलर्स। अब अगली सुबह जब मैं काम के लिए निकल रहा था तो उसने मेरे से कुछ डॉलर मांगे। I parted with them reluctantly, but I knew this that too was now normal. अब मैंने उसे किसी भी तरह रिलक्टेंटली यानी कि हिचकिचाते हुए बिना इच्छा के ही उसे मतलब पैसे यानी कि डॉलर दे तो दिए। मतलब मेरे को काफ़ी हिचकिचाहट हो रही थी उसे डॉलर देने में, लेकिन चलो आखिरकार मैंने दे दिए, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि अब इस चीज़ का भी मुझे आदी होना पड़ेगा, ये भी नॉर्मल होने वाली है चीज़। When I came home from work, there was a potato peeler in the kitchen drawer and a tablecloth on the table and chicken curry made with fresh garlic and ginger on the stove. अब शाम को जब मैं काम से घर पर वापस आया तो मैंने देखा कि किचन के अंदर एक पोटैटो पिलर पड़ा है ड्रॉअर में, उसके अलावा टेबल पर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है और फ्रेश गार्लिक और गिंगर से यानी कि फ्रेश लहसुन और अदरक से बना हुआ जो चिकन करी है वो भी तैयार पड़ा है स्टोव पर। वी डिड नॉट हैव अ टेलीविज़न इन दोज डेज। उस समय पर हमारे पास टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। आफ्टर डिनर आई रेड न्यूज़पेपर। अब खाने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। वाइल माला सेट एट द किचन टेबल, जबकि माला जो है किचन की टेबल में बैठती थी, वर्किंग ऑन अ कार्डिगन फॉर हरसेल्फ विद मोर ऑफ द ब्राइट ब्लू वूल और राइटिंग लेटर्स होम। और उसके अलावा वो क्या करती थी, अपनी ऊनी जैकेट बुना करती थी, हमेशा बुनती रहती थी और वहाँ पर बैठकर, और साथ ब्लू वूल की होती थी, जो ब्लू वूल के 2 स्वेटर वो बनाकर भी लाई थी और अब भी ब्लू वूल का यूज़ कर रही है स्वेटर बनाने के लिए। और साथ ही साथ वो घर के लिए अपना लेटर भी लिखती रहती थी। एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट वीक ऑन फ्राइडे आई सजेस्टेड गोइंग आउट। अब फ्राइडे को जब हमारे वीक का एंड था तब मैंने उसे कहा कि चलो बाहर चलते हैं। माला सैट डाउन हर नीटिंग एंड डिसअपियर्ड इनटू द बाथरूम। अब माला ने अचानक से जो भी अपनी कढ़ाई बुनाई कर रही थी वो सारी छोड़ दी और अचानक से बाथरूम की तरफ भाग गई। वैन शी एमर्ज्ड आई रिग्रेटेड द सजेशन। और जब वो बाहर वापस आई तो मैं उसे देखकर मतलब एकदम से चकित सा हो गया। शी हैड पुट ऑन अ क्लीन सिल्क साड़ी एंड एक्स्ट्रा ब्रेसलेट्स एंड कॉइल्ड हर हेयर विद अ फ्लैटरिंग साइड पार्ट ऑन द टॉप ऑफ हर हेड। जब वो वापस आई थी तब मैंने क्या देखा था कि वो एक मतलब नई सी चमकती सी क्लीन साड़ी पहनकर आई है, साफ़ सुथरी सी, काफ़ी सारे और ब्रेसलेट पहन आई है, और साथ ही साथ क्या है, उसने अपने बालों को बांध लिया है और जूड़ा बना लिया उसका। शी वॉज प्रिपेयर्ड एज इफ फॉर अ पार्टी और एट द वेरी लीस्ट फॉर द सिनेमा, बट आई हैड नो सच डेस्टिनेशन इन माइंड। वो तो इस तरह से तैयार होकर आई थी जैसे किसी पार्टी में जा रहे हों या फिर कोई सिनेमा वगैरह देखने जा रहे हों, लेकिन मैंने अभी तक इस तरह का दिमाग में कुछ भी सोचा नहीं था। द इवनिंग एयर वॉज बाल्मी। जो मतलब शाम थी वो काफ़ी ज़्यादा सुहावनी थी, काफ़ी ज़्यादा शांतिदायक थी। वी वॉकड सेवरल ब्लॉक्स डाउन मैसाचुसेट्स एवेन्यू लुकिंग इनटू द विंडो ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड शॉप। अब हम शाम को घूमते रहे मैसाचुसेट्स एवेन्यू में और पूरा घूमते रहे और वहाँ पर रेस्टोरेंट शॉप्स की विंडोज़ को देखते रहे अच्छे से, मतलब अंदर उसके क्या चल रहा है वो देखते रहे। देन विदाउट थिंकिंग आई लेड हर डाउन द क्वाइट स्ट्रीट वेयर फॉर सो मैनी नाइट्स आई हैड वॉकड अलोन। और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उसे उस स्ट्रीट में ले गया जहाँ पर मैंने काफ़ी रातें जो हैं अकेले ही घूमते हुए बिताई थी। दिस इज़ वेयर आई लिव्ड बिफोर यू केम, आई सेड स्टॉपिंग एट मिसिस क्रॉफ्ट्स चैन लिंक फेंस। अब मिसिस क्रॉफ्ट के घर के आगे रुककर मैंने उसे दिखाया कि ये देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ पर रहता था। इन सच अ बिग हाउस। तब माला का रिप्लाई है कि इतने बड़े घर में रहते थे आप। आई हैड अ स्मॉल रूम अपस्टेयर्स एट द बैक। तो नरेटर साहब बोलते हैं कि नहीं मैं इतने बड़े घर के अंदर तो रहता था, लेकिन मेरा जो रूम है वो ऊपर पेड़ियों के ऊपर जाकर एक छोटा सा रूम था पीछे की तरफ। हु एल्स लिव देयर। तो माला पूछती कि और कौन कौन रहता था यहाँ पर। अ वेरी ओल्ड वूमेन। तो वो कहते हैं एक और बूढ़ी औरत थी, वो रहती थी यहाँ पर विद हर फैमिली। तो माला पूछती है कि क्या वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो नरेटर कहता है कि वो अकेली रहती थी। बट हु टेक्स केयर ऑफ हर। माला पूछती है तो फिर उनका ख्याल कौन रखता था। आई ओपन द गेट फॉर द मोस्ट पार्ट शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ।
अब तब मैं दरवाज़ा खोलते हुए बोलता हूँ कि ज़्यादातर वो अपना ख्याल खुद ही रखती थी. आई वंडर्ड इफ़ मिसेस क्रॉफ्ट वुड रिमेंबर मी. आई वंडर्ड इफ़ शी हैड अ न्यू बॉर्डर टू सिट विद हर ऑन द बेंच ईच इवनिंग. अब मैं गेट खोलते हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी कि मिसेस क्रॉफ्ट मुझे पहचानेंगी भी या नहीं. क्या यहाँ पर उनके पास एक नया बंदा रहने के लिए कोई आ गया होगा जो कि शामों को उनके बेंच पर बैठता होगा. व्हेन आई प्रेस द बेल आई एक्सपेक्ट द सेम लॉन्ग वेट एज दैट डे ऑफ आवर फर्स्ट मीटिंग. अब जब मैंने बेल बजाई तब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह पहले दिन मेरे लिए दरवाज़ा काफ़ी देरी से खुला वैसे ही आज खुलेगा. व्हेन आई डिड नॉट हैव अ की, जब मेरे पास उस घर की चाबी नहीं थी उस समय पर. बट दिस टाइम द डोर वॉज ओपन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय हेलन. लेकिन इस बार जो दरवाज़ा है वो जल्दी से खोला गया. और किसके द्वारा खोला गया? हेलन के द्वारा. मिसिस क्रॉफ्ट वॉज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच वॉज गॉन. अब मिसिस क्रॉफ्ट जो है वो बेंच पर नहीं बैठी थी और जो बेंच था वो भी वहाँ से हटा दिया गया था. हेलो देयर, हेलन सैड स्माइलिंग विद हर ब्राइट पिंक लिप्स एट माला. अब हेलन जो है वो माला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए और हेलो बोलती है. मदर्स इन द पार्लर विद यू, विल यू बी विजिटिंग अ व्हाइल. अब हेलन बोलती है कि मम्मी जो है वो बैठक में या गेस्ट रूम में है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? एज यू विश मैम. तो वो नरेटर कहता है कि हाँ जी मिल लेंगे, कोई क्या दिक्कत है. देन आई थिंक आई विल रन टू द स्टोर इफ़ यू डोंट माइंड. तो हेलन बोलती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं जल्दी से एक बार स्टोर में जाया हूँ. शी हैड अ लिटिल एक्सीडेंट, वी कांट लीव हर अलोन दीज डेज, नॉट इवन फॉर अ मिनट. और हेलन आगे बताती है कि इन दिनों उनका एक्सीडेंट हो गया था तो इन दिनों हम उसे अपनी मम्मा को यानी कि मिसेस क्रॉफ्ट को अकेला एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते. आई लॉक द डोर आफ्टर हेलन एंड वॉकड इनटू द पार्लर. अब हेलन के जाते ही मैंने गेट बंद किया और फिर पार्लर की तरफ यानी कि बैठक की तरफ हम चले गए. Mrs. Croft was lying flat on her back, her head on a peach-colored cushion, a thin white quilt spread over her body. अब मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो अपनी पीठ के सहारे लेटी हुई थी यानी कि सीधी लेटी हुई थी. उनका मुंह जो है वो छत की तरफ था. वो एक पीच कलर के कुशन पर लेटी हुई थी और उन्होंने एक पतली सी हल्की सी रजाई ओढ़ी हुई थी. क्विल्ट होता है रजाई. हर हैंड्स वर फोल्डेड टुगेदर ऑन द टॉप ऑफ हर चेस्ट. और उनके हाथ थे वो उन्होंने अपनी चेस्ट पर रखे हुए थे फोल्ड करके. व्हेन शी सॉ मी शी पॉइंटेड एट द सोफा एंड टोल्ड मी टू सिट डाउन. अब जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे को सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया. आई टुक माई प्लेस एज डायरेक्टेड बट माला वंडर्ड ओवर टू द पियानो एंड सैट ऑन द बेंच विच वॉज नाउ पोजिशन्ड वेयर इट बिलोंग्ड. अब मुझे जैसा कहा गया था मैं तो वैसे बैठ गया सोफे पर, लेकिन माला जो है वो धीरे धीरे इधर उधर होती हुई और पियानो के पास जो बेंच उससे पियानो का ही बेंच था जो एक्चुअल उसकी जगह पर रख दिया गया था उसी बेंच पर जाकर बैठ गई. आई ब्रोक माई हिप, मिसिस क्रॉफ्ट अनाउंस्ड एज इफ नो टाइम हैड पास्ड. अब मिसिस क्रॉफ्ट बोलती हैं कि मेरी हिप टूट गई यानी कि मेरी कमर टूट गई और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ. ओ डियर मैम. तो नरेटर बोलता है कि अरे मैडम बहुत बुरा हुआ. आई फेल ऑफ द बेंच. तो मिसिस क्रॉफ्ट बोलती हैं कि मैं बेंच से गिर गई थी. आई एम सो सॉरी मैम. तो वो नरेटर बोलता है कि मैडम सुनकर बहुत दुख हुआ. इट वॉज द मिडल ऑफ द नाइट, डू यू नो वट आई डिड बॉय. तो मिसिस क्रॉफ्ट बोलती हैं कि ये आधी रात का समय था बच्चे, तुम्हें पता है मैंने क्या किया. आई शुक माई हेड. तो नरेटर ने अपना सिर पकड़ लिया और मतलब सिर को ना में हिलाते हुए बोला कि नहीं मैडम मेरे को नहीं पता. आई कॉल्ड द पुलिस. तो मिसेस क्रॉफ्ट बोलती हैं कि मैंने पुलिस को बुलाया. शी स्टेयर्ड अप एट द सीलिंग एंड ग्रिन्ड सैडेटली. अब मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो सीलिंग पर यानी कि छत की तरफ देखते हुए एक हल्की सी हंसी हंसती हैं. एक्सपोजिंग अ क्राउडेड रो ऑफ लॉन्ग ग्रे टीथ. और जब वो हंसी हंसती हैं तो एक चौड़ी सी मतलब उनकी ग्रे कलर की बत्ती सी यानी कि उनके दांत दिखाई देते हैं. नो वन वॉज मिसिंग. वॉट डू यू से टू दैट बॉय. कि नॉट वन वॉज मिसिंग, कि कोई भी मिसिंग नहीं है, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है बॉय. एज टर्न एज आई वॉज आई न्यू वट आई हैड टू से विद नो हेजिटेशन एट ऑल. आई क्राइड आउट स्प्लेंडेड. और जैसे कि मुझे अब ध्यान था कि मिसेस क्रॉफ्ट को क्या सुनने की आदत है तो बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी हेजिटेशन के मैंने जोर से बोला स्प्लेंडेड. माला laughed then. तब माला हंस पड़ी. Her voice was full of kindness, her eyes bright with amusement. I had never heard her laugh before, and it was loud enough so that Mrs. Croft had heard too. She turned to Mala and glared.
शी टर्न टू माला एंड ग्लेयर्ड। अब माला जोर से हंसी, उसकी हंसी काफ़ी दयालु सी थी, काफ़ी अच्छी सी थी, उसकी आंखें काफ़ी चमकीली सी लग रही थी उस समय पर, और वो इतनी ज़ोर से हंसी थी कि मैंने इस तरह की ज़ोर की हंसी पहले नहीं सुनी थी, और इतनी ज़ोर से हंसी कि मिसेस क्रॉफ्ट ने भी वो हंसी सुन ली। तो मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो माला की तरफ मुड़कर उसे देखने लग गई। हु इज शी बॉय? तो मिसेस क्रॉफ्ट फिर पूछती हैं कि ये लड़की कौन है बच्चे? शी इज़ माई वाइफ मैडम। तो हमारे नरेटर साहब बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है मैडम। मिसेस क्रॉफ्ट प्रेस्ड हर हेड एट एन एंगल अगेंस्ट द कुशन टू गेट अ बेटर लुक। कैन यू प्ले द पियानो? अब मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो कुछ डिग्री घूम जाती हैं अपने एंगल से, कुशन से, और ताकि वो अच्छे से माला को देख सके, और फिर उनसे पूछती हैं कि क्या आपको पियानो बजाना आता है? नो मैडम, माला रिप्लाइड। तो माला बोलती है कि नहीं मैडम, मेरे को नहीं बजाना आता। देन स्टैंड अप। तो मिसेस क्रॉफ्ट बोलती हैं तो यहाँ से खड़ी हो जाओ। माला रोज टू हर फीस एडजस्टिंग द एंड ऑफ हर साड़ी ओवर हर हेड एंड होल्डिंग इट टू हर चेस्ट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हर अराइवल आई फेल्ट सिंपैथी। अब माला अपनी जगह से खड़ी हुई, अपना पल्लू ठीक करने लगी, अपने चेस्ट से अच्छे से ले जाने लगी, अपने हेड पर रखने लगी, और तब पहली बार उसके अराइवल के बाद मुझे उसके लिए कुछ सिंपैथी सी देखने को मिली खुद के लिए। आई रिमेंबर्ड माई फर्स्ट डेज इन लंदन लर्निंग हाउ टू टेक द ट्यूब टू रसल स्क्वेयर, राइडिंग एन escalator for the first time, being unable to understand that when the man cried Piper, it meant paper, being unable to decipher for the whole year that the conductor said mind the gap as the train pulled away from each station. अब तब मेरे दिमाग में वो सिंपैथी सी सारी याद आने लगी जो मेरे खुद के साथ घटित हुई है। यानी कि पहली बार जब मैं वो टनल में ट्यूब में गया था लंदन में, जब मेरे स्टार्टिंग के डेज थे, तो रसल स्क्वायर से ट्यूब जो है वो रसल स्क्वायर तक कैसे जाती है वो ये मुझे नहीं पता था, राइडिंग एन एक्सेलरेटर। और उसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि चलती हुई सीढ़ी, एस्केलेटर होता है वो चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक वाली, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अपने आप आती हैं, तो उन पर कैसे राइड करना है ये भी मुझे नहीं पता था। और उसके अलावा जब आदमी चिल्लाते हैं पाइपर तो उसका मतलब होता है पेपर, ये भी मुझे नहीं पता था। डेसिफर यानी कि किसी चीज़ का अर्थ पढ़कर और समझना भी नहीं पता था। पूरे एक साल तक जब कंडक्टर ये बोलता रहता था कि माइंड द गैप, तब मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है हर एक स्टेशन से। लाइक मी माला हैड ट्रेवल्ड फार फ्रॉम होम। अब मेरी तरह माला भी अपने घर से काफ़ी दूर आ गई थी, नॉट नोइंग वेयर शी वॉज गोइंग, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और वट शी वुड फाइंड, या फिर उसे क्या मिलेगा वहाँ जाकर, फॉर नो रीज़न अदर देन माई वाइफ टू बी माई वाइफ। और उसके लिए यहाँ आने का सिर्फ मेरी वाइफ होने के अलावा और कोई रीज़न नहीं था। एज स्ट्रेंज एज इट सीम्ड, और ये आई न्यू इन माई हार्ट दैट वन डे हर डेथ वुड अफेक्ट मी, एंड स्ट्रेंजर स्टिल दैट माइन वुड अफेक्ट हर। और अब मुझे समझ आ गया था कि, और मेरे दिल को भी ये समझ आ गया था कि एक दिन जब मेरी डेथ होगी तब वो मेरे लिए कितना रोएगी, या इससे उसको कितना आघात पहुंचेगा, और जब वो मरेगी मेरे से पहले तो उसके लिए मुझे कितना दुख होगा। आई वॉन्टेड सम हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू मिसेस क्रॉफ्ट हु वॉज स्टिल स्क्रूटिनाइजिंग माला फ्रॉम टॉप टू टॉय विद वट सीम टू बी प्लेसिड डिसडेन। अब मैं मिसेस क्रॉफ्ट को किसी तरह कुछ समझाना चाह रहा था, और तब मैंने देखा कि मिसेस क्रॉफ्ट जो है वो माला को सिर से पैर तक अभी भी अच्छे से घूरे जा रही हैं, यानी कि बिल्कुल शांत होकर, और बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे अभी उसकी बेइज्जती कर देंगी ऐसा सा उसे देख रही हैं। आई वॉन्डर्ड इफ़ मिसेस क्रॉफ्ट हैड एवर सीन अ वुमेन इन साड़ी। तो मेरे को तब दिमाग में आया कि शायद क्या पता मिसेस क्रॉफ्ट ने कभी किसी औरत को साड़ी में देखा भी होगा या नहीं। विद अ डॉट पेंटेड ऑन हर फोरहेड एंड ब्रेसलेट स्टैक्ड ऑन हर रिस्ट, जिसने कि मतलब अपने कलाई पर इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी हो और अपने माथे पर बिंदी लगा रखी हो और साड़ी पहनी हो। आई वंडर्ड व्हेन शी वुड ऑब्जेक्ट व्हाट शी वुड ऑब्जेक्ट टू, और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये कोई कटाक्ष सा ना कस दें यार। आई वंडर्ड इफ शी कुड सी द रेड डाई स्टिल विविड ऑन मालाज फीट, और मैं ये सोच रहा था कि कहीं उन्हें यार उनके माला के पैर पर जो मेहंदी सी लगी हुई है वो ना दिख जाए। ऑल बट ऑब्सकर्ड बाय द बॉटम एज ऑफ हर साड़ी, जो कि मतलब किसी ना किसी तरह उसके साड़ी के पल्लू से उसके पैर जो हैं वो छुप गए थे। अब एट लास्ट मिसेस क्रॉफ्ट डिक्लेयर्ड विद इक्वल मेजर्स ऑफ डिसबिलीफ एंड डिलाइट आई न्यू वेल,
और फिर मिसेस क्रॉफ्ट की जैसे आदत थी कि इक्वली डिसबिलीव यानी कि ना ही ज़्यादा खुश ना ही ज़्यादा नाराज़ होकर उन्होंने इक्वल मेजर से ही बोला, शी इज़ अ परफेक्ट लेडी, कि ये एक सही औरत है मायने में। नाउ इट वॉज आई हु लाफ्ड, और इस बार मैं था जो हंसा। आई डिड सो क्वाइटली एंड मिसेस क्रॉफ्ट डिड नॉट हेयर मी, लेकिन मैं कुछ धीरे से हंसा इसलिए मिसेस क्रॉफ्ट को मेरी हंसी सुनाई नहीं दी। बट माला हैड हर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी लुक्ड एट वी लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, और लेकिन माला ने मेरी हंसी सुन ली थी और ये पहली बार हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे इतना स्टेयरली। I like to think of that moment in Mrs. Croft's parlor as the moment when the distance between Mala and me began to lessen. और ये पहली बार मिसेस क्रॉफ्ट के ही बैठक में हुआ कि अब मेरे और माला के बीच में जो डिस्टेंस थी अब तक वो धीरे धीरे कम होने लगी। ऑल्दो वी वर नॉट येट फुली इन लव, आई लाइक टू थिंक ऑफ द मोमेंट्स दैट फॉलोड एज अ हनीमून ऑफ सॉर्ट्स। अभी तक हम इतने प्यार में तो नहीं पड़े थे, लेकिन अब उन महीनों के बारे में सोचकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि आने वाले महीनों में हमारा हनीमून होएगा। टुगेदर वी एक्सप्लोर्ड द सिटी एंड met other Bengalis, some of whom are still friends today. और तब फिर हमने बाकी सिटी को भी एक्सप्लोर किया अच्छे से, जिसमें काफ़ी मेरे बंगाली फ्रेंड्स से मैं मिला जो कि अभी तक मेरे फ्रेंड्स थे। वी डिस्कवर्ड दैट अ मैन नेम्ड बिल सोल्ड फ्रेश फिश ऑन प्रोस्पेक्ट स्ट्रीट एंड दैट अ शॉप इन हार्वर्ड स्क्वायर कॉल्ड कार्डुलोज सोल्ड बे लीव्स एंड क्लोव्स। और तब हमने ये भी जाना कि जो फ्रेश फिश बेचने वाला जो प्रोस्पेक्ट स्ट्रीट के अंदर फ्रेश फिश बेचने वाला बंदा है उसका नाम है बिल, और उसके अलावा हार्डवेयर स्क्वायर जिसे कि कार्डिलो भी कहते हैं वहाँ पर बे लीफ और क्लोव यानी कि जो तेज पत्ता और लौंग है वो मिलती है। इन द इवनिंग्स वी वॉक टू द चार्ल्स रिवर्स टू वॉच सेल बोट्स ड्रिफ्ट अक्रॉस द वाटर और हैड आइसक्रीम कॉन्स इन हार्वर्ड यार्ड। अब शाम के समय हम चार्ल्स रिवर के किनारों पर घूमते थे, वहाँ पर जो बोट्स चलती हैं उन्हें देखते थे और साथ ही साथ हार्वर्ड यार्ड के अंदर हम आइसक्रीम खाते थे। वी बोट एन इंस्टामेटिक कैमरा, अब हमने एक ज़रूरत के अनुसार एक कैमरा खरीदा विद विच टू डॉक्यूमेंट आवर लाइफ टुगेदर, जिससे कि हम अपने लाइफ के जो पल हैं उन्हें जी सकें, अच्छे से कैप्चर कर सकें। एंड आई टुक पिक्चर्स ऑफ हर पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रूडेंशियल बिल्डिंग्स सो दैट शी कुड सेंड देम टू हर पेरेंट्स। और इसके अलावा मैं उसके पिक्चर्स खींचता था जो कि उसके पोज होते थे प्रूडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भेज सके, इसलिए मैं उसकी पिक्चर्स खींचता था। एट नाइट वी किस्ड, शाई एट फर्स्ट बट क्विकली बोल्ड, एंड डिस्कवर्ड प्लेजर एंड सोलेस इन ईच अदर्स आर्म्स। अब रात को हमने किस किया, पहले पहले तो हम थोड़ा हिचकिचाए लेकिन बाद में पूरी तरह से ओपन हो गए। फिर हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कवर किया, एक दूसरे की बाहों में लिपट गए हम। I told her about my voyage on the SS Roma and about Finsbury Park and the YMCA। फिर मैंने उसे अच्छे से अपनी जो जल यात्रा थी SS रोमा की उसके बारे में बताया, फिन्सबरी पार्क और उसके अलावा YMCA, ये सारी जगह जो मैंने एक्सप्लोर की थी उसके बारे में उसे बताया। एंड माई इवनिंग्स ऑन द बेंच विद मिसेस क्रॉफ्ट, और उसके अलावा जो भी मेरी इवनिंग्स मिसेस क्रॉफ्ट के बेंच पर बीती उसके बारे में भी बताया मैंने। व्हेन आई टोल्ड हर स्टोरीज अबाउट माई मदर शी वेप्ट, लेकिन जब मैंने उसे अपनी माँ के बारे में स्टोरीज बताई तो वो रोने लगी। इट वॉज माला हु कंसोल मी व्हेन रीडिंग द ग्लोब वन इवनिंग आई केम अक्रॉस मिसेस क्रॉफ्ट ऑबिचुअरी। अब एक शाम को जब मैं ग्लोब पर यानी कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था डेली वाला, और उसमें मैंने मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ के बारे में सुना, तो माला ही थी जिसने मुझे कंधा दिया, मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला। आई हैड नॉट थॉट ऑफ हर इन सेवरल मंथ्स, अब मैंने काफ़ी महीनों से उनके बारे में सोचा नहीं था। बाय देन दो 6 वीक ऑफ द समर वर ऑलरेडी अ रिमोट इंटरल्यूड इन माई पास्ट। अब उन जो मतलब वो 6 हफ्तों के बीच का समय था वो एक रिमोट की तरह, मतलब मैं वापस तो नहीं ला सकता था, वो चला गया था जो गर्मियों में बीता था, लेकिन काफ़ी महीनों तक मैंने उसके बारे में अब नहीं सोचा था। बट व्हेन आई लर्न ऑफ हर डेथ आई वॉज स्ट्रिकन, लेकिन जब मुझे उनकी डेथ का पता लगा तो मैं एकदम से काफ़ी शौक में चला गया। सो मच सो दैट व्हेन माला लुक्ड अप फॉर हर नीटिंग शी फाउंड मी स्टेयरिंग एट द वॉल, और इतना मतलब डीपली मैं गहराइयों में चला गया था, मतलब इतना शॉक्ड हो गया था कि जब भी माला बुनाई कढ़ाई करती रहती थी तब मैं वॉल पर देखता रहता था, घूरता रहता था दीवार पर। द न्यूज़ पेपर नेग्लेक्टेड इन माई लैप, और तब क्या है न्यूज़पेपर मेरी लैप में मेरी गोदी में ऐसे ही पड़ा रहता था, अनेबल टू
speak, और तब मैं कुछ बोलता नहीं था. मिसिस क्रॉफ्ट वॉज द फर्स्ट डेथ आई मॉर्ड इन अमेरिका. और मिसिस क्रॉफ्ट की ये पहली डेथ थी जिस पर मैं पहली बार अमेरिका में इतना दुखी हुआ था. फॉर हेयर वॉज द फर्स्ट लाइफ आई हैड एडमायर्ड. क्योंकि ये पहली लाइफ थी जिसके बारे में मैंने इतना सोचा था. शी हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट लास्ट, एंशियंट एंड अलोन, नेवर टू रिटर्न. आखिरकार उन्हें शांति मिली गई, वो इस दुनिया से चली ही गई जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट, पुरानी, प्राचीन थी, काफ़ी अकेली भी रहती थी और जो वापस कभी नहीं आएंगी. As for me, I have not strayed much farther. और मेरे लिए I have not strayed much farther यानी कि मैं अब इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोच रहा था, बहका नहीं था. माला एंड आई लिव इन ए टाउन अबाउट 20 miles फ्रॉम बॉस्टन. अब माला और मैं बोस्टन से 20 मील दूरी पर एक टाउन में आ गए थे. ऑन अ ट्री लाइन स्ट्रीट मच लाइक मिसेस क्रॉफ्ट्स, जो कि लगभग मिसेस क्रॉफ्ट के ही जैसी एक गली थी जो कि पूरी पेड़ों से भरी हुई थी. और तब हमने अपना खुद का घर खरीद लिया था जिसमें एक गार्डन था जिसमें कि हम काफ़ी सारे टमाटो समर में उगाया करते थे और हमारे घर में गेस्ट रूम भी था. वी आर अमेरिकन सिटीजन्स नाउ सो दैट वी कैन कलेक्ट सोशल सिक्योरिटी व्हेन इट इज़ टाइम. अब हम अमेरिकन सिटीज़न हो चुके थे, हमें वहाँ की जो अधिकारिता थी वो मिल गई थी और जब भी हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती थी तब हम ले सकते थे उसे. दो वी विजिट कैलकाटा एवरी फ्यू ईयर्स एंड ब्रिंग बैक मोर ड्रॉस्ट्रिंग पैजामाज एंड दार्जिलिंग टी. वी हैव डिसाइडेड टू ग्रो ओल्ड हेयर. लेकिन फिर भी हम कोलकाता कुछ सालों में एक बार जाया करते थे. वहाँ से काफ़ी सारे नाड़े वाले पजामे और काफ़ी दार्जिलिंग वाली टी लेकर आते थे और हमने सोच लिया था कि अब अमेरिका में ही बूढ़े होंगे, यानी कि यहीं पर जिएंगे. आई वर्कड इन अ स्मॉल कॉलेज लाइब्रेरी. मैं अभी भी एक छोटी लाइब्रेरी में ही काम करता था कॉलेज की. वी हैव अ सन हु अटेंड्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. हमारा एक बच्चा था, एक लड़का था जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था. माला नो लॉन्गर ड्रेप्स द एंड ऑफ हर साड़ी ओवर हर हेड. अब माला अपने सिर पर वो पल्लू सा नहीं रखती थी और वीप्स एट नाइट फॉर हर पेरेंट्स, या फिर रात को अपने पेरेंट्स के लिए नहीं रोती थी. बट ओकेजनली शी वीप्स फॉर अवर सन. लेकिन कभी कभी वो रातों में हमारे बेटे के लिए ज़रूर रोती थी. क्यों रोती थी? सो वी ड्राइव टू कैम्ब्रिज टू विजिट हिम. क्योंकि वो उनसे दूर रहता था इसलिए फिर वो कैम्ब्रिज में उसे मिलने के लिए जाते थे. और ब्रिंग हिम होम फॉर अ वीकेंड, या फिर एक हफ्ते के लिए उसे घर ले आते थे. सो दैट ही कैन ईट राइस विद अस विद हिज हैंड्स एंड स्पीक इन बंगाली. थिंग्स वी समटाइम्स वरी ही विल नो लॉन्गर डू आफ्टर वी डाई. और तब हम उसे एक हफ्ते के आसपास के लिए घर ले आते थे. फिर माला उसे अपने हाथों से चावल खिलाती थी. हम उससे बंगाली में बात करते थे ताकि अगर हम मर जाएं तो वो मतलब हमारे जो बंगाली रेन है, हमारा जो बंगाली अस्तित्व है वो उसके ध्यान में रहे, वो ये ध्यान रखे कि हम बंगाली हैं. Whenever we make that drive, I always make it a point to take Massachusetts Avenue in spite of the traffic. अब जब भी हम ड्राइव के लिए निकलते थे तब चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, मैं मैसाचुसेट्स एवेन्यू से ही होकर जाता था. आई बेयरली रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग्स. हालांकि मुझे वहाँ की बिल्डिंग्स अब इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं थी. बट ईच टाइम आई एम देयर आई रिटर्न इंस्टेंटली टू दोज 6 weeks एज इफ दे वर ओनली द अदर डे. एंड आई स्लो डाउन एंड point to Mrs. Croft Street, saying to my son, here was my first home in America where I lived with a woman who was 103. Remember? अब चाहे कितनी भी भीड़ भाड़ हो, मैं उसी इलाके से जाता था, उसी एरिया से जाता था और जब भी वहाँ से गुजरता था मेरे को इतनी बिल्डिंग्स तो ध्यान नहीं थी, लेकिन जैसे ही वहाँ से गुजरता था मुझे मेरे वो 6 हफ्ते ध्यान आ जाते थे जो कि मैंने मिसेस क्रॉफ्ट के घर पर बिताए थे. और ऐसा लगता था कि शायद उसे पिछले दिन की बात हो ये. और फिर मैं वहाँ से जाते हुए अपने बेटे को मिसेस क्रॉफ्ट के जो स्ट्रीट थी उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बताता था कि देखो मैं यहाँ रहता था पहले अमेरिका में. जब मैं यहाँ आया था तो मैं यहाँ रहता था और तब मैं 103 साल की एक लेडी के घर पर रहा था, समझे. माला सेज एंड स्माइल्स अमेज्ड एज आई एम देयर वॉज एवर अ टाइम दैट वी वर स्ट्रेंजर्स. और माला भी तब हंसते हुए बोलती थी कि देखो ये भी कितनी अजीब बात है ना कि एक समय पर तुम्हारे पापा और मैं भी एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रेंजर थे. माई सन ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिज एस्टोनिशमेंट. और मेरा सन ये सुनकर हमेशा आश्चर्य और हैरानी दिखाता था. मिसेस क्रॉफ्ट की एज को सुनकर नहीं, बट एट हाउ लिटिल आई पेड इन रेंट, अ नियरली इनकन्विंसिबल अमाउंट टू हिम एज अ फ्लैग ऑन द मून वॉज टू अ वुमन बोर्न इन 1866. अब यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है एक बात को नरेटर
किस तरह से कर रहा है कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा हैरान परेशान हो जाता था मिसेस क्रॉफ्ट की एज को सुनकर नहीं, लेकिन ये सुनकर कि मैं कितना कम रेंट पे करता था उनके यहाँ रहने के लिए। और ये उसके लिए इतनी आश्चर्य की बात थी जितनी कि मिसेस क्रॉफ्ट के लिए ये बात थी कि एक जो 1866 में जन्मी हुई औरत है उसके लिए ये काफ़ी बड़ी बात थी कि कोई आदमी जो है वो मून पर अपना झंडा फहराया है। उसी तरह इस सेंचुरी में एक लड़के के लिए बहुत अजीब बात थी कि इतने कम रेंट में मेरे पापा यहाँ रहते थे। इन माई सन्स आई सी द एम्बिशन दैट हैड फर्स्ट हर्ट इन मी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब मैंने मेरे बेटे में वही एम्बिशन देखा जो कि मैंने जब इस दुनिया को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, काम के लिए भटक रहा था इधर उधर, तो मेरी आंखों में जो एम्बिशन था मैंने अपने बेटे की आंखों में भी वही देखा। इन अ फ्यू ईयर्स ही विल ग्रेजुएट एंड पेव हिज वे अलोन एंड अनप्रोटेक्टेड। अब कुछ सालों में वो ग्रेजुएट हो जाएगा, अपना रास्ता खुद चुनेगा और खुद की सुरक्षा खुद ही करेगा। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट ही हैज़ अ फादर हु इज स्टिल लिविंग। लेकिन मैं ये भी सोचता था कि उसे मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, यानी कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी उसे ये ध्यान रखना है। अ मदर हु इज़ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। और उसके अलावा उसकी एक माँ है जो हमेशा खुश और स्ट्रॉन्ग रहती है। वेन एवर ही इज़ डिस्करेज्ड आई टेल हिम दैट इफ आई कैन सर्वाइव ऑन 3 continents देन देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल ही कैन नॉट कनक्वेयर। और जब भी मेरा बेटा जो है वो डिस्करेज होता था तो मैं उसे बताता कि मेरे जैसा बंदा जो कि 3 continents में 3 प्रांतों में घूम सकता है, 3 महाद्वीपों में घूम सकता है, तो तुम तो इतने यार होशियार हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। वाइल द एस्ट्रोनॉट्स हीरोज फॉर एवर स्पेंट मेयर आवर्स ऑन द मून आई हैव रिमेन्ड इन दिस न्यू वर्ल्ड फॉर नियरली 30 years। अब वो खुद की एज बताता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 30 ही साल हुए हैं इस जीवन में, यानी कि इस दुनिया में। और ये देखो चांद पर भी जो इंसान है वो इतने घंटे बिता चुका है, तो देखो यार कितनी बड़ी अच्छी बात है कि यार इतनी दुनिया में लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और इस समय में तुम इस तरह टूट थोड़ ना सकते हो। आई नो दैट माई अचीवमेंट्स इज़ क्वाइट ऑर्डिनरी। अब नरेटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी अचीवमेंट को इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं। आई एम नॉट ओनली द मैन टू सीक हिज फॉर्चून फार फ्रॉम होम एंड सर्टेनली आई एम नॉट द फर्स्ट। अब वो आगे बताता है कि मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि पैसे कमाने के लिए घर से दूर है, या फिर पहला बंदा भी नहीं हूँ। स्टिल देयर आर टाइम्स आई एम bewildered बाई ईच माइल आई हैव ट्रेवल्ड। अब हर एक बार मैं क्या सोचता हूँ, एक बार मतलब जब भी जितना भी मैंने ट्रैवल किया है अपनी जॉब के लिए, तो वो सोचता हूँ तो हक्का बक्का रह जाता हूँ। ईच मील आई हैव ईटन, जो भी खाना मैंने खाया उसके लिए, और फिर या फिर जितने भी पर्सन्स को मैं जानता हूँ उन्हें, या फिर जिस भी जगह पर मैं रहा हूँ, जिस भी रूम में मैं रहा हूँ, उन चीज़ों को सोच कर क्या है मेरे दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है, हक्का बक्का सा रह जाता हूँ। एज ऑर्डिनरी एज इट ऑल अपीयर्स देयर आर टाइम्स व्हेन इट इज़ बियॉन्ड टू माई इमेजिनेशन। और आखिर में वो कहता है कि आज के समय में जितना सामान्य लग रहा है मुझे, किसी समय पर ये सब मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत परे था कि इतना ट्रैवल करना, इस तरह से खाना, मतलब इतना अच्छा खाना मिल जाएगा मुझे, इतने लोगों के साथ में रहूँगा, इतनी जगह पर मैं रहूँगा, ये सारी चीज़ें कभी उसने सोची भी नहीं थी, लेकिन अब उसने एक्सप्लोर कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3 continents क्यों दिया गया है। पहले वो इंडिया में कलकत्ता में रहता था, फिर इंग्लैंड लंदन में आया, और फिर बॉस्टन या कैम्ब्रिज अमेरिका के अंदर आ गया था लास्ट में। तो 3 continents इसने एक्सप्लोर किए हैं, इस वजह से द थर्ड एंड फाइनल continent जहाँ पर उसने आखिरकार अपना जीवन व्यतीत किया, उस बेसिस पर ये नाम रखा गया है इस स्टोरी का। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, अच्छे से ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।